वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टूडेंट और बीएससी फिजिक्स सेकंड ईयर में और लास्ट चैप्टर लास्ट वीडियो है। ठीक है, और बाकी चीज़ें मैं सब कंप्लीट करा दी चैप्टर की, मतलब सब चीज़ें मैं विद न्यूमेरिकल समझा दी हूँ, पीडीएफ इसकी दे दी है। और पीडीएफ का नंबर आपको बताइए, प्रकाश का व्यतिकरण आपकी यूनिट चैप्टर चल रहा है तरंगाकार विभाजन, और यूनिट आपकी प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दे चुका है कि 9411009110। ठीक है, इस पर मुझे मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, फुल नोट्स आपको मिल जाएंगे। लोकलाइजेशन ऑफ सेंटर, लोकलाइजेशन में होता है उसकी लोकलाइज करना किस चीज़ के लिए, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मतलब जो केंद्रीय ब्राइट फ्रिंज होती है, और जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज, जीरो ऑर्डर की और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की हमें उसकी क्या है, उसकी चाहे वैल्यूज़ निकालनी हो चाहे उसको लोकलाइज करना हो। ठीक है, वो हम इसमें करने वाले हैं। तो किस टाइप से करेंगे, फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, और मोस्टली एमजीपीआर के लिए काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की घटना में स्क्रीन पर प्राप्त पैटर्न में सभी ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज एक ही कलर की होती हैं। तो देखो, ब्राइट और डार्क फ्रिंज जो कि मैंने आपको इससे फिफ्थ वीडियो समझाया था कि इसकी जो पैटर्न्स बनते हैं, पैटर्न्स के ब्राइट भी हो सकते हैं और डार्क भी हो सकते हैं, लेकिन उनका डार्क और ब्राइट का फंक्शन रहता है, एक ही कलर की होती हैं, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ किया था। क्यों, आपको पता है कि एक वाली प्रकाश यूज़ करते हैं, चाहे वो रेड तो रेड, चाहे वाइट तो वाइट, मतलब एक ही प्रकार का प्रकाश यूज करने वाले हैं। ठीक है, इस कंडीशन में सेंट्रल या जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज को इजीली लोकलाइज नहीं किया सकता, क्योंकि सेंट्रल या जीरो ऑर्डर की ब्राइट फ्रिंज को इजीली लोकलाइज नहीं किया सकता। वही इसी को लोकलाइज करने के लिए, इसी को हम पता लगाने के लिए कि हमारा जीरो ऑर्डर है, कौन से ऑर्डर की है, इसका सबका यूज करते हैं। ठीक है, नहीं कह सकता क्यों, अब इसमें पूरा पढ़ेंगे कि किस टाइप से हम इसका लोकलाइज करने वाले हैं। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लोकलाइजेशन के लिए फर्स्टली मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को विजुअल लाइट सोर्स से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब वो रेड है, उसको हम विजुअल लाइट मतलब कोई भी अन्य कलर की प्रकाश लाइट को हम क्या करेंगे, उससे रिप्लेस करते हैं, उसके स्थान पर दूसरी लाइट लेते हैं, विजुअल लाइट सोर्स से रिप्लेस करते हैं, जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न में डिफरेंट कलर्स की डिफरेंस होती है। जब पता है कि आप रेड को लोकलाइज के रेड कलर को हटा के व्हाइट कलर का प्रकाश लेंगे तो आपका दूसरा फ्रिंज प्राप्त होगी। न्यू आई पीस के फ्रिंजेस प्राप्त होंगे, डिफरेंट कलर्स की ब्राइट फ्रिंज। आपको फ्रिंज मीन्स होता है आपके बैंड, पट्टियाँ। नाउ आई पीस नेत्रिका के क्रॉस वायर, मतलब जो को सेंटर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन पर सेट कर देते हैं और पुनः विजुअल लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट से रिप्लेस कर देते हैं। अब जो हमारी ब्राइट फ्रिंज बनी या जो हमारी फ्रिंज बनी, उसको दोबारा हटा के उसके स्थान पर दोबारा हम कौन सी नई जो कलर की लाइट है उसे यूज करते हैं, लाइट से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे आई पीस के क्रॉस वायर वाले। अब आपने देखो समझिए, इन आपसे एक रेड किया, फिर दूसरे में दूसरे कलर के लिए, तो आपका क्रॉस का साइन है, क्रॉस का साइन का मतलब हमने दूसरी चीज़ से क्या इसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हमने समझनी है। अब ये लोग कह रहे हैं कि पीस के क्रॉस वायर वाले स्थान पर सेंटर जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है। तो जो हमारे ऑर्डर फ्रिंज है, क्रॉस जो ऑर्डर फ्रिंज प्राप्त होगी, क्रॉस लाइन मतलब क्रॉस प्रकाश की किरणें जो प्राप्त होगी वो कौन सी होंगी, जीरो ऑर्डर होंगी या सेंटर ब्राइट फ्रिंज होगी। इस प्रकार इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को विजुअल लाइट सोर्स से रिप्लेस करके सेंट्रल या जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन को लोकलाइज किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जीरो ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज को मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी और ब्राइट फ्रिंज की स्थिति को क्या कर सकते हैं, उसको अलग कर जैसा है, जो स्थिति प्राप्त होती है, मतलब उस किरण को हटा के जो नेक्स्ट स्थिति प्राप्त होती है उसको लोकलाइज कर देते हैं। अब कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश के व्यतिकरण के लिए शर्तें। ठीक है, उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की घटना के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। तो इसके लिए शर्तें ज़्यादातर नहीं पूछी जाती हैं, ओनली नॉर्मल चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या चीज़ निकल कर आ रही सामने कि दोनों लाइट सोर्स कोहेरेंट का मतलब है कि इसके जो फेज डिफरेंस होता है, मतलब दो करंट जा रही हैं, दोनों करंट का जो फेज डिफरेंस पतांतर होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा और कुछ हो या जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज ना हो। दोनों सोर्स के बीच फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, एक पॉइंट आपका। दोनों लाइट सोर्स से निकलने वाली वेव्स की वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी लगभग समान होनी चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो दोनों सोर्स कोहेरेंट नहीं होंगे और इंटरफेरेंस की कोई फिनोमेना या घटना नहीं होगी। फिनोमेना मीन्स आपकी घटना। ठीक है, तो पॉइंट्स को आपको याद करना है नॉर्मली। दोनों लाइट सोर्स से निकलने वाली वेव्स के एम्पलीट्यूड मतलब आयाम समान होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो मिनिमम एम्पलीट्यूड A1 - A2 जीरो नहीं होगा। तो इसका हम जो मिनिमम एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं A1 - A2 आपका जीरो फाइंड नहीं होगा, जिससे ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस के बीच गुड कॉन्ट्रास्ट या इसे बोलते हैं गुड कॉन्ट्रास्ट का मतलब आपको पता है विपर्यास। कॉन्ट्रास्ट आपको पता है कि हम नॉर्मल टीवी या फोन में यूज़ करते हैं या फोटोज़ में यूज़ करते हैं एडिटिंग के टाइम, वो कॉन्ट्रास्ट होता है जो कि ज़्यादा गहरा करता है, किसी चीज़ को डार्क कर देता है। अतः इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में गुड कॉन्ट्रास्ट या कॉन्टेस्ट के लिए आवश्यक एक एम्पलीट्यूड सिक्का होना चाहिए। तो हमें क्या एक गुड कॉन्टेस्ट है, अच्छी डार्क फ्रिंज चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेस्ट के लिए आवश्यक है कि एम्पलीट्यूड सिंकल होना चाहिए, मतलब एम्पलीट्यूड से आयाम उसके क्या होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो ये चीज़ थी हमारी नॉर्मली समझने वाली, जो कि मैंने आपको समझा दी। टोटल प्रकाश के व्यतिकरण शर्तें जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट से पहले वाला तो आपको मैंने बता दिया है। अब फोर्थ टॉपिक जो है वो है
कि दोनों लाइट सोर्स एक दूसरे के अति निकट होने चाहिए, अर्थात दोनों सोर्स के बीच स्मॉल सेपरेशन होना चाहिए। स्मॉल सेपरेशन उसके बीच दूरी, आप दोनों लाइट सोर्स मान लीजिए दो लाइट सोर्स थे, आपको मैंने डायग्राम में समझाया था S1 और S2, दोनों लाइट सोर्स के बीच क्या है, दूरी कम होना चाहिए, अर्थात दोनों सोर्सेज के बीच स्मॉल सेपरेशन होना चाहिए। यदि ऐसा ना हो तो इंटरफेरेंस की चौड़ाई डिक्रीज हो जाएगी, जिससे फ्रिंजेस क्लियर दिखाई नहीं देगी। इसकी चौड़ाई देखिए यहाँ से जितने पास में होंगे उतना फ्रिंज हमारा दूर बनेगा, फ्रिंज बनेगा जो आराम से दिख जाएगा, हमें चमकीला है, मतलब ब्राइट है या डार्क है। तो हमें दोनों को क्या देना है, पास में देना है। दोनों लाइट सोर्स अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, यदि ऐसा ना हो तो लाइट वेव्स के बीच ओवरलैपिंग ठीक है, ओवरलैपिंग या सुपरपोजिशन नहीं होगी और फ्रिंजेस क्लियर दिखाई नहीं देगी। जब किसी में अध्यारोपण नहीं होगा किरणों का, आपको मैंने बताया था कि फ्रिंज सुपरपोजिशन जो किरणें बनती है ब्राइट या डार्क, तो वो हमें साफ साफ दिखाई नहीं देगी क्योंकि ब्राइट फ्रिंज है या डार्क फ्रिंज, तो इसके लिए क्या ओवरलैपिंग, ठीक है, या सुपरपोजिशन नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि डिपेंडेंस ऑफ फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई ऑन द एंगल ऑफ बाईप्रिज्म। बाईप्रिज्म में होता है यहाँ से आपको जो प्रिज्म का एंगल बनना है उस पर क्या डिपेंडेंस होनी चाहिए, किसकी, फ्रिंज विड्थ की, फ्रिंज चौड़ाई की। तो मैंने बताया कि S1 S2 आपने तो सोर्स ले ली, इनके बीच की दूरी आपने 2D मान ली। यहाँ से आपने सोर्स से प्रकाश डाला तो यहाँ सोर्स CV और एक यहाँ से 2, मतलब एक सीधा निकल गया, एक ये सीधा, मतलब CV 2 प्रकाश कण आ गई, और दोनों जो आपकी दूरी बनी है इन दोनों की दूरी को क्या मानेंगे, A मानेंगे। यहाँ से आपका कोण अल्फा, और जहाँ पे जो पॉइंट्स या मिलती हैं सुपरपोजिशन है वो A है, और इसके हमने जो कोण माना है वो आपको डेल्टा मान लेना है, ठीक है। एवं डायग्राम ABC एक प्रिज्म है, तो ABC देखो ABC हमारे एक प्रिज्म है जिसका कोण अल्फा प्रिज्म के आधार BC से A डिस्टेंस पर, तो BC से A डिस्टेंस पर क्या है, तो BC है, इससे क्या है A डिस्टेंस पर एक दो प्रकाश स्रोत मिल रहे हैं। A डिस्टेंस के मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स S1 S2 स्थित हैं जिनके बीच का स्मॉल सेपरेशन 2D है, तो सेपरेशन कितना स्मॉल हमने छोटा लिया है, 2D लिया है, ठीक है। तथा डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब विचलन कोण डेल्टा है। लाइट सोर्स S1 S2 से निकलने वाली लाइट वेव अध्यारोपित इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं, अध्यारोपित होकर आती हैं। यदि प्रिज्म के पदार्थ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू हो, तो इसका जो अपवर्तनांक है कितना, म्यू मान लें, तब डेल्टा और म्यू -1 अल्फा, और डेल्टा जो होगा वो किसके समानुपाती कर लेंगे, अल्फा के, ठीक है। तब इक्वेशन फर्स्ट एंगुलर होता है, मतलब कोण बराबर 4/3, तब 2 लैम्डा बराबर 2D/A और 2D बराबर 2 लैम्डा/A फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट सबसे हमने लैम्डा क्या माना है, एंगल हमारा 2 लैम्डा था, आर्क 2D चाप थी, A इसकी दूरी थी। अब 2D बराबर 2 लैम्डा की जगह वैल्यू रख दी μ-1 और A 2D अल्फा A 2D समानुपाती चिन्ह अल्फा, इक्वेशन 2। बट फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर D लैम्डा, कैपिटल D लैम्डा/2D, बीटा जो होगा समानुपाती होगा 1/2D के, मतलब प्रोपोर्शनल होगा 1/2D की। जब इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बीटा आ गया समानुपाती 1/2D, समानुपाती 1/अल्फा, समानुपाती 1/लैम्डा, तो तीन इक्वेशन हम क्या इसकी वैल्यू क्या लगती। तब एवं कैलकुलस से क्लियर है कि एंगल ऑफ फ्रिंज मतलब अल्फा इंक्रीज करने पर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई बीटा डिक्रीज हो जाएगी। तो जब देखिए अपन में कोई भी चीज़ होती है, मान लीजिए इसके विड्थ कोणानुपाती है, ठीक है, तब इन्वर्स है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तब जिस चीज़ को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वो चीज़ की अपोर्ट जाती है, मतलब इसको हम बढ़ा रहे हैं ये घटेगी, या इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगी। तब एंगल ऑफ फ्रिंज इंक्रीज करने पर फ्रिंज विड्थ बीटा डिक्रीज हो जाएगी, अतः फ्रिंज विड्थ बीटा एंगल ऑफ फ्रिंज अल्फा पर डिपेंड करती है, और उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अर्थात बीटा 1/अल्फा होती है, ठीक है। तो चैनल का आपका कॉन्टैक्ट 9411009110, ये आपका यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। विजिट करें एक बार जाके, और व्हाट्सएप से आप टोटल नोट्स ले सकते हैं, सो ठीक है।